आज हम शुरू करेंगे हमारा ज्योग्राफी क्लास 10 का चैप्टर 1 जो है संसाधन और विकास, और ये इसका भाग 1 है। इस भाग में हम पढ़ेंगे कि संसाधन क्या होते हैं, उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, संसाधन नियोजन क्या होता है, संसाधन का अगर शोषण किया जा रहा है यानी कि बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है, तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं, और संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है, और सतत पोषणीय विकास हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। हमारे पर्यावरण में जो भी वस्तु उपलब्ध है और जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है और जिसको बनाने के लिए तकनीक उपलब्ध है हमारे पास या प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, तो उसी को हम कहते हैं संसाधन। कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हमें कार चलानी है, हमारे पास कार है और उसे हमें चलाना है। अब कार चलाने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पेट्रोल। पेट्रोल होगा तभी कार चल पाएगी, है ना। तो अब क्या है कि जो पेट्रोल है वो हमारी कार चलाने की आवश्यकता को पूरा कर रहा है। तो ऐसे में जो ये पेट्रोल है वो हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट संसाधन है। इसी तरह से हम अगर एक फैक्ट्री को लेते हैं तो वहाँ पर उस फैक्ट्री में किसी धातु को पिघलाना है और उस धातु को पिघलाने के लिए हमें कोयले की आवश्यकता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्योंकि कोयला हमारी जो वो धातु है उसको पिघलाने का काम कर रहा है, तो ये जो कोयला है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक संसाधन बन जाएगा। इसी तरह से हम जल लेते हैं, जल भी एक संसाधन है। क्यों? क्योंकि इससे जो मनुष्य व जीवों की प्यास है बुझती है। खेतों में फसल की सिंचाई भी हम जल से ही कर सकते हैं। भोजन बनाने के लिए भी ये जल काम आता है। ये सारी चीज़ें संसाधन हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने की ये बात है कि हम संसाधन केवल उन्हीं चीज़ों को कहेंगे जिनका प्रयोग करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है। अब माना कि हमारे पास एक भूमि का टुकड़ा है और इस भूमि में पेट्रोल है, ठीक है, लेकिन उसे निकालने के लिए हमारे पास कोई तकनीक नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये जो तेल है वो हमारे किसी काम का नहीं है, तो ऐसे में हम इसे संसाधन नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी तेल को टेक्नोलॉजी के माध्यम से निकाल कर इसका उपयोग कर लेते हैं किसी भी रूप में, तो ये हमारे लिए संसाधन बन जाएगा। अब बात करते हैं संसाधन के प्रकारों की। बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, आप ज़रूर देखिएगा उस डायग्राम को। तो हम संसाधनों को अलग अलग प्रकारों में बांट लेते हैं, जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर हम संसाधनों को बांटते हैं। तो सबसे पहला जो हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे वो है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन हैं उन्हें जैव संसाधन और अजैव संसाधन के रूप में बांटा जाता है। जब हम जैव संसाधनों की बात करते हैं तो ये वो संसाधन होते हैं जो जैव मंडल से मिलते हैं, यानी कि मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जात, पशु, ये सब जो हैं वो जैव संसाधन कहलाए जाते हैं। जो अजैव संसाधन होते हैं ये वो संसाधन होते हैं जो हमें निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे कि मिट्टी है, हवा है, या फिर धातु है, पानी है, जल है, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, पत्थर वगैरह, ये सब के सब जो हैं वो अजैव संसाधन मानी जाती हैं या कही जाती हैं। आप यहाँ पे जो डायग्राम है, जो कुछ पिक्चर्स यहाँ पे लगाई गई हैं, आप उनसे ये चीज़ समझ सकते हैं कि क्या जैव संसाधन होते हैं और क्या अजैव संसाधन होते हैं। अब समाप्यता के आधार पर भी संसाधनों को बांटा गया है और इसका वर्गीकरण दो रूप में किया गया है, एक है नवीकरण और दूसरा है अनवीकरण। जब हम नवीकरण की बात करते हैं तो जब हम अगर समाप्यता के आधार पर बात करते हैं तो हम समझते हैं कि अगर हम कोई भी संसाधन का उपयोग कर रहे हैं तो क्या ऐसा समय भी आएगा कि ये जो संसाधन है वो समाप्त हो जाएंगे या हमेशा हमें मिलते रहेंगे। तो इसीलिए समाप्यता के आधार पर जो संसाधन हैं उन्हें नवीकरण और अनवीकरण में बांटा गया है। नवीकरण की अगर हम बात करते हैं तो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे संसाधन कभी समाप्त नहीं होते।
जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल। तो ऐसे कुछ संसाधन हैं जिन्हें हम बार बार इस्तेमाल करने के बाद भी उनका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं। अनवीकरण संसाधन होते हैं कि अगर हम इनका एक बार उपयोग कर लेते हैं तो ये उपयोग करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं और इन्हें बनाने में कई वर्ष लग जाते हैं, और मतलब इन्हें बनाने का कोई तरीका भी नहीं है कि हम इन्हें दोबारा बना सकें। तो इसका अर्थ हुआ कि अगर ये संसाधन एक बार उपयोग में आते हैं तो उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन जो होता है उसको हम देखते हैं। अब एक और मैं एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। जैसे कोयला क्या है कि अगर हम इसे जलाते हैं तो ये क्या हो जाता है, राख बन जाता है। अब दोबारा तो हम इसका कोयला नहीं बना सकते। ऐसे ही पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल भी अगर आपने इस्तेमाल कर लिया है, आपकी गाड़ी चल चुकी है, तो उस गाड़ी को चलने के लिए उस पेट्रोल की आवश्यकता थी। अब ये पेट्रोल जो है वो समाप्त हो चुका है। आपको अगर दोबारा जाना है तो आपको फिर से पेट्रोल की आवश्यकता होगी। तो ये कुछ समाप्यता के आधार पर जो संसाधन हैं, नवीकरण और अनवीकरण, आप समझ गए होंगे। अब अगला है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर भी जो संसाधन हैं उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। कुछ होते हैं व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन होते हैं वो संसाधन जिनमें किसी एक व्यक्ति का हक होता है, अधिकार होता है। जैसे कि उसका घर हो सकता है, उसकी ज़मीन हो सकती है, जानवर हो सकते हैं, गाड़ी हो सकती है, उसका खेत हो सकता है। ये सब वो संसाधन हैं जिन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, उन्हें हम कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा संसाधन होता है सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है सामुदायिक संसाधन। अब समुदाय के ये जो सामुदायिक संसाधन हैं, इसमें पूरे जो समुदाय हैं उन सभी लोगों का, समाज में जो लोग रह रहे हैं उन सभी का इस पर हक होता है। जैसे कि गांव का तालाब हो सकता है, वो कोई पार्क हो सकता है, खेल का मैदान हो सकता है, चारागाह हो सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, बल्कि पूरे समुदाय का उस पर उतना ही अधिकार होता है या बराबर का अधिकार होता है। कुछ होते हैं राष्ट्रीय संसाधन जो स्वामित्व के आधार पर ही हैं, और कुछ होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जब हम राष्ट्रीय संसाधनों की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जितने भी जैसे हमने 2 संसाधनों के बारे में पढ़ा अभी, तो उनके अलावा सरकार को ये भी अधिकार, मतलब कुछ जो संसाधन होते हैं वो उनका स्वामित्व जो होता है वो सरकार के पास होता है। ये किसी निजी व्यक्ति या फिर समुदाय का ना होकर बल्कि पूरे राष्ट्र का, पूरे देश का होता है। जैसे कि आपने देखा होगा सरकारी ज़मीन होती है, उस पर किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता है, उस पर सरकार का अधिकार होता है। इसी तरह से सड़क होती है, नहर होते हैं, खनिज होते हैं, जल संसाधन होते हैं, वन है, रेल है, ये सब राष्ट्रीय संसाधन में आते हैं। इसके अलावा सरकार को ये भी अधिकार होता है कि वो व्यक्तिगत संसाधनों पर भी अधिग्रहण कर सकती है, उस पर अपना अधिकार जमा सकती है। उदाहरण के लिए अगर आपकी भूमि पर वही कोई पेट्रोल है, खनिज है, तो अगर सरकार को इस बात का पता चलता है कि आपकी भूमि पर, भूमि के टुकड़े पर पेट्रोल है, तो वो उस भूमि को, जो सरकार है, उसको अधिकृत कर सकती है, कब्जे में ले सकती है। अगला आता है स्वामित्व के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो ये संसाधन ऐसे होते हैं जिस पर किसी एक व्यक्ति का हक नहीं होता, ना किसी देश का होता है, बल्कि इन पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनका नियंत्रण होता है। इसे समझते हैं ऐसे कि समुद्री क्षेत्र, आपको पता है कि अगर कोई भी देश है, उसका जो समुद्री क्षेत्र है, ठीक है, उसकी जो देश है उसकी तट रेखा से 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र, उस पर तो इसी देश का ही हक होगा। लेकिन अगर इससे आगे के क्षेत्र में कोई खनिज कुछ भी आपको मिलता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की श्रेणी में आता है, उस पर किसी एक देश का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान होते हैं उनका हक माना जाता है। फिर अगर हम बात करें विकास के स्तर पर संसाधनों को बांटना, तो संभावी संसाधन होते हैं कुछ। तो संभावी संसाधन वो संसाधन होते हैं जो किसी क्षेत्र में तो होते हैं पर उनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। जैसे कि राजस्थान में, जैसे हमें पता है राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत है, लेकिन उनका अभी भी इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं किया जाता है। फिर अगला है विकसित संसाधन।
विकसित संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनके बारे में हमें पता है और आज हम उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने के लिए ये है कि अगर हम इन संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये संसाधन हमारे आगे जो आने वाली पीढ़ी है उस तक नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि इनकी जो मात्रा है वो लिमिटेड है, बहुत सीमित मात्रा में ये अभी हैं। इनका सर्वे किया जा चुका और वहाँ पर उस सर्वे में पता चला है कि ये इनकी मात्रा बहुत सीमित हो चुकी है और अगर इनका इस्तेमाल हम विवेकपूर्ण ढंग से नहीं करते हैं, अंधाधुंध प्रयोग करते हैं इन संसाधनों का, तो ये एक समय में समाप्त हो जाएंगे। पेट्रोल की ही बात करें तो अगर इसे नहीं बचाया जाता है तो ये जो आगे हमारी आने वाली पीढ़ी है वो इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगी। फिर है विकास के स्तर पर हम बात करते हैं संसाधनों की, तो भंडार और संचित कोष भी इसी श्रेणी में आते हैं। भंडार का मतलब है कि पर्यावरण में उपलब्ध वो पदार्थ जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा तो कर सकते हैं पर टेक्नोलॉजी नहीं है इनको डेवलप करने के लिए, तो इसलिए हमारी पहुंच से बहुत दूर हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए वही हम ज़मीन के नीचे पेट्रोल वाली बात अगर हम करते हैं, तेल की बात करते हैं, तो अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उस तेल को निकालने के लिए तो ये हमारे लिए भंडार ही हुआ। अब समुद्री जल को हम ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में समुद्री जल हम देखते हैं, लेकिन उस जल को क्योंकि वो खारा है और खारे जल से हम किसी तरह की ऊर्जा का निर्माण नहीं कर सकते हैं या बिजली का निर्माण नहीं हो सकता है उससे, तो ये जो समुद्री जल है टेक्नोलॉजी के अभाव में हमारे लिए एक संसाधन नहीं कहा जाएगा। संचित कोष जो होता है वो भंडार का ही एक हिस्सा होता है और इसके उपयोग के लिए तकनीकी भी उपलब्ध है, पर इसे अभी ना उपयोग करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा रहा है। फिर है संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल। अब संसाधन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर हम मतलब यानी कि जो मनुष्य है अगर इन संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल करता है तो बहुत सी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। अब जैसे कि कैसी समस्याएं, जैसे कि जो कुछ व्यक्ति हैं वो उनके लालच की वजह से, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की वजह से संसाधनों का ह्रास हुआ है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। कैसे कि ये दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। कुछ लोग जो हैं उनके पास संसाधन बहुत अधिक मात्रा में होते हैं और कुछ लोगों के पास है ही नहीं संसाधन। हम यहाँ पर गाड़ी, बंगला, ज़मीन, पैसा, इन सब चीज़ों को कह रहे हैं और इस वजह से क्या होता है कि वो तो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, पर कुछ लोगों के पास संसाधन है ही नहीं तो वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। मतलब हमारा जो समाज है वो भी बढ़ गया है वर्गों में, अमीर और गरीबी वर्ग में बढ़ गया है। संसाधनों के शोषण से मतलब बहुत ज़्यादा अगर हम अंधाधुंध तरीके से संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अलग अलग तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई, जैसे कि पहली समस्या ओजोन लेयर में छेद हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इस वजह से हमारी पृथ्वी का जो तापमान है वो निरंतर बढ़ रहा है। प्रदूषण बहुत ज़्यादा अभी फैल रहा है हमारे पर्यावरण में, जिससे कि नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अलग अलग तरह के रोग लोगों को हो रहे हैं, बाढ़ आने का भी खतरा इसमें लगातार बना रहता है। अब है क्या कि संसाधन का मतलब अगर हम इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो विकास ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुँचे और संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करना चाहिए कि जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है उस तक भी ये सारे के सारे संसाधन पहुंच जाएं, भविष्य में जो लोग हैं उनकी अनदेखी ना हो। तो ऐसे विकास को कहा जाता है सतत पोषणीय विकास, जिसमें संसाधन का समान रूप से वितरण हो और सही इस्तेमाल हो। इसलिए ज़रूरी है कि सतत पोषणीय विकास होना चाहिए। ऐसे ही अब आगे हम बात करते हैं जो संसाधन है इसका सही इस्तेमाल और सतत पोषणीय विकास के मुद्दे पर 1992 में ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरो, तो वहाँ पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में करीब 100 देशों ने इसमें भाग लिया था और इसमें कई तरह के मुद्दे उठाए गए थे। जो यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष थे देशों के, अलग अलग देशों के, जिन्होंने इसमें सम्मेलन में भाग लिया था, उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए थे, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, ओजोन लेयर में छेद और भी कई चीज़ों के बारे में, मतलब मोस्टली पर्यावरण के बारे में यहाँ पर बात हुई थी।
और सब ये जितने भी देश थे उन्होंने 21 बिंदु रखे थे सामने, मतलब 21 बिंदुओं पर वो सहमत हुए थे और इन 21 बिंदुओं को बोला गया एजेंडा 21। तो यह एक घोषणा है, जो एजेंडा 21 है वो एक घोषणा है जिसमें कहा गया कि जो विकास है वो सतत विकास की अवधारणा के अनुरूप होना चाहिए, कि संसाधन जो हैं उनका उपयोग सीमित मात्रा में होना चाहिए, विकास तो होना चाहिए लेकिन उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इस सम्मेलन में जो समान हितों की बात कही गई थी, सम्मिलित जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए बात कही गई थी, विश्व सहयोग की बात की गई ताकि जो पर्यावरण है उसकी क्षति को कम किया जा सके, गरीबी बहुत ज़्यादा ना बढ़े और साथ ही कई जो रोग हैं उनसे मुकाबला किया जा सके। तो इसीलिए ये जो रियो डी जेनेरो का पृथ्वी सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया था, जिसमें सतत विकास की अवधारणा को मुख्य रूप से रखा गया था। अगला टॉपिक है हमारा संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन से हम संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ संसाधनों का उपयोग करते हैं तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। है क्या कि भारत में संसाधनों का जो वितरण है वो एक समान नहीं है। जो मतलब आपने देखा होगा कि कई मतलब जो संसाधन नियोजन है उसके द्वारा हम जो संसाधन हैं उनका सही ढंग से हम उनका उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे में संसाधन नियोजन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसे ऐसे समझते हैं कि देश में कई राज्य ऐसे हैं जहाँ किसी खनिज की जो उपलब्धता है वो बहुत अधिक है, तो वहीं दूसरी ओर उसी राज्य में अन्य संसाधनों का अभाव है। अब जैसे हम झारखंड को ले लें, तो झारखंड में आपने सुना होगा कि वहाँ पर बहुत मतलब अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में खनिज हैं। खनिज तो बहुत अधिक हैं, उनकी मात्रा भरपूर है, पर जो पेयजल है या फिर अन्य सुविधाएं हैं वो वहाँ बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही अगर हम मेघालय को ले लें, हमारा नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, पूर्वोत्तर का, तो वहाँ पर जल की कोई कमी नहीं है, वहाँ पर बहुत अधिक पानी है, पर जो अन्य संसाधन हैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए इन क्षेत्रों का जो विकास है वो सही से हो भी नहीं पाया है। तो ऐसे में होने वाली समस्याओं का हम संसाधनों के विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करने पर ही इनका हम सही इस्तेमाल या फिर कम कर सकते हैं, नियोजन अगर हम करते हैं तो। अब अगला टॉपिक है हमारा भारत में संसाधन नियोजन। भारत में ही हम बात कर रहे थे कि मेघालय और झारखंड राज्य की, तो भारत में संसाधन नियोजन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ हमारे देश में इस तरह का नियोजन, संसाधन के नियोजन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले देश के जो विभिन्न प्रदेश हैं उनके संसाधनों की हमें पहचान करनी पड़ेगी। पहचान इस तरह भी कि किस जगह पर, किस राज्य में कौन सा संसाधन प्रचुर मात्रा में है, कौन सा किस संसाधन की कमी है। फिर इसके बाद हमें ये भी पहचान करनी पड़ेगी कि जो संसाधन वहाँ पर उपलब्ध है वो नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है। इसके बाद हम लिस्ट बनानी पड़ेगी हमें। उसके बाद मानचित्र बनाना होगा कि कौन सा खनिज या कौन सा संसाधन कहाँ पर पाया जाता है। फिर उपयुक्त टेक्नोलॉजी कौशल का सही इस्तेमाल करते हुए हमें नियोजन करना चाहिए या नियोजन का ढांचा तैयार करना चाहिए। संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में भी तालमेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि अगर हमें देश का विकास करना है और देश के विकास के नाम पर अगर हम संसाधनों का अंधाधुंध शोषण कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि देश का विकास तो हो जाएगा पर जो संसाधन हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि संसाधनों का नियोजन हो और साथ में संसाधनों का सीमित उपयोग किया जाए। हमारा लास्ट टॉपिक इस वाले वीडियो में है संसाधन संरक्षण। हमारी पृथ्वी पर जैसे कि आपको पता है कि संसाधन की मात्रा सीमित है और अगर इनके अंधाधुंध इस्तेमाल पर रोक नहीं लगती है तो भविष्य में ये जो संसाधन है वो मानव जाति के लिए बचेंगे ही नहीं और हमारा जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए ये ज़रूरी है कि संसाधनों का संरक्षण किया जाए। संसाधनों का सही और उचित मात्रा में उपयोग होना चाहिए ताकि वे भविष्य के लिए सुरक्षित रहें। लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा है, तो इससे कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे कि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, बढ़ता प्रदूषण है, साथ में और भी कई चीज़ें हैं। तो संसाधनों का सही मात्रा में उपयोग करना आवश्यक है। इसके लिए वृक्ष, जैसे अगर हमें
वृक्षारोपण बहुत अधिक मात्रा में करना चाहिए, लोगों को इसके बारे में जागरूक भी करना चाहिए। अगर हम वर्षा जल की बात करें तो उसको रोकने के लिए, उससे जैसे कि बाढ़ ना आ जाए, तो उसको रोकने के लिए बांधों का निर्माण अवश्य करना चाहिए। सिंचाई तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। साथ में जो पुनर्चक्रण है जल का, वो भी किया जाना चाहिए, जिससे कि हम जल को भी बचा सकें। ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सब का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सीढ़ीदार कृषि करनी चाहिए। साथ में झूमिंग कृषि पर नियंत्रण होना चाहिए। झूमिंग कृषि ये यहाँ पे दिखाई गई है, जहाँ पे एक जगह को साफ़ कर दिया जाता है और वहाँ पर आग लगा दी जाती है, फिर वहाँ पर खेती की जाती है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ मृदा संरक्षण की कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ हैं जिनके द्वारा हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं।